हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर के बारे में। पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग क्रॉप्स को देखा था। इन क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने एक कर्व ड्रॉ किया था जिसे हम ऑप्टिमम कर्व बनाते थे, और जहां पर हमने देखा था टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से एक गिवन कंडीशन में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम कंडीशन होती है जहां पर किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और इसमें जो मुख्य क्रॉप्स हैं हम लोगों ने सारे के सारे अनाज का देख लिया था, जिसमें में से सबसे पहले हमने जो फूड ग्रेन्स हैं उन्हें दो भागों में डिवाइड किया था। एक जो था फाइन ग्रेन्स यानी कि उत्तम क्वालिटी के ग्रेन्स, जिसमें हम मुख्यतः चावल और गेहूं को लिए थे। वहीं मोटे अनाज में हम लोगों ने क्या लिया था, जितने भी टाइप के मिलेट, जोवर, बाजरा, रागी, ये जो है इन्हें मोटे अनाज में लिया जाता है। हम लोगों ने इसके साथ बहुत सारे कैश क्रॉप्स का भी वर्णन देखा था, क्या क्या कंडीशंस रहती थी। जैसे कि हमने टी को देखा था, कॉफी देखा था, शुगर केन देखा था। अब इसमें दो मेजर कैटेगरी बच चुकी हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा खपत है जिनकी। एक है पल्सेस यानी कि दालें, और दूसरा है ऑयल सीड्स। तो ये दोनों के बारे में हम ये थोड़े से क्रॉप्स, इन दोनों के बारे में ब्रीफ देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर के अदर एस्पेक्ट्स को हम आज ही के वीडियो में खत्म करेंगे और कल से हम दूसरे टॉपिक में शुरुआत करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के ही अदर एस्पेक्ट्स में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ही दूसरे पहलुओं को टच करेंगे। तो हम बात करते हैं जल्दी से पल्सेस के बारे में। अब देखिए, पल्सेस के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पल्सेस आमतौर पर आप देखोगे, भारत की स्थिति पर देखोगे तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है पल्सेस के टर्म्स में। वहीं यदि आप राज्य के टर्म्स में देखोगे तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है मध्य प्रदेश। लेकिन एक बात और है कि भारत जो है सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो यदि आप 1960 से लेकर अभी तक 2021-22 तक का ट्रेंड देखोगे तो जहां पर जो दालों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, ठीक है, दालों का प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि ये उत्पादन है और ये है कंजम्पशन। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है उनके दिमाग में उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें सिर्फ चावल और रोटी खाने से नहीं होगा, हमें प्रोटीन इंटेक भी करना है। तो यहां पर दालों का इंटेक बढ़ा है। वीगनिज्म जो राइज हो रहा है, इससे प्रोटीन और वेज दालों की तरफ एक ध्यान जा रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो कंजम्पशन है दालों का बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से आप देखोगे ये जो डिफरेंस है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये कहां से ये इंपोर्ट से पूरा किया जाता है। भारत दूसरे देशों से क्या करता है, आयात करता है दालों का। ठीक है, ये एक बेसिक है। और आप इसी तौर पर देखोगे कि जो भारत सरकार है दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत तरीके की स्कीम्स ला रहा है। यदि हम बात करेंगे इसी में जो होता है इन्फ्लेशन, जब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई में आप देखोगे पल्सेस, दालों की जो महंगाई है वो कई बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये सरकार और आरबीआई के लिए एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। इसी वजह से सरकारें क्या चाह रही हैं कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है दालों का बढ़े। ठीक है, अब सरकार ने ऐसा नहीं है कि पहली बार अभी कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, एक स्टोरी बताता हूं कुछ सालों पहले की। 2017 में क्या हुआ, जो पल्सेस का उत्पादन है बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो इसी वजह से क्या हुआ कि भारत को एक बड़ी मात्रा में जितनी भी दालें हैं उनका इंपोर्ट करना पड़ा। जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 2018 का जब क्रॉपिंग सीजन आया तो बहुत सारे किसानों को इंसेंटिव दिया कि आप दाल उगाओ, हम आपको अलग अलग तरीके से बेनिफिट करेंगे। तो किसान लोग भी क्या किए, पिछले साल की यानी 2017 की दालों की रेट देखकर बहुत सारे किसान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र में आप देखोगे क्या किए, इन लोगों ने पल्सेस का कल्टीवेशन किया। लेकिन इतना ज्यादा भरपूर प्रोडक्शन हुआ कि पल्सेस जो हैं बहुत ज्यादा उनका उत्पादन हुआ। इसी के कारण आप देखोगे जो इनकी रेट रहती है बहुत ज्यादा नीचे गिर गई।
और आप देखोगे इसी वजह से क्या हुआ, किसानों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ जब 2018 में उन्होंने दालों की खेती की। इसी वजह से क्या हुआ, 2018 के बाद फिर से वो वापस अपने राइस वीट इन कल्टीवेशन की ओर बढ़ गए। तो ये जो है, ये एक साइकिल क्या दिखाती है कि यदि आपको कृषि के केस में क्या है, यदि एग्रीकल्चर में कभी भी सरकार का कोई प्रमोशन हो रहा है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट भी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि प्राइस बहुत ज्यादा नीचे ना गिर जाए। इसी वजह से एक टर्म आप सुनते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे कि राइस के लिए, जैसे कि वीट के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, किसान हमेशा से इसकी मांग करते आए हैं। और आप सरकार, जो जितने भी किसान हैं, अभी भी कुछ समय पहले पिछले महीने स्ट्राइक पे थे, इसके पहले 2 साल पहले एक बड़ी स्ट्राइक पे थे। तो क्या है, खासकर जो किसान हैं पंजाब हरियाणा के, जो बड़े किसान हैं, वो क्या चाहते हैं, हमें गारंटीड तौर पर एक मिनिमम से मिनिमम प्राइस दी जाए सरकार के द्वारा, ताकि हमारा जो प्राइस है उससे नीचे हमें ना बेचना पड़े और हमें नुकसान ना सहना पड़े। ऐसा किसान की डिमांड है। इसी वजह से क्या देखोगे, किसान कभी भी कोई नए क्रॉप्स की ओर जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो राइस लगाएंगे, यदि वो वीट लगाएंगे, तो उन्हें क्या है, उन्हें एमएसपी सरकार की तरफ से एक मिनिमम रेट मिल जाएगी। लेकिन यदि मान लो दालों का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी प्राइस सडन क्रैश हो जाएगी और उन्हें अपना जो लगाया है उन्होंने कॉस्ट, वो भी वापस वसूल नहीं होगी। तो ये एक बड़ा इशू है दालों के साथ या किसी भी और आप देखोगे एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ इंडिया में। अब देखो, दालों के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये लेग्यूम्स होते हैं। लेग्यूम्स हिंदी में कहते हैं फसली। अब होता क्या है, जो जड़ रहती है इसमें रहते हैं, रूट में जो है गांठें रहती हैं, नोड्यूल्स रहते हैं। इस नोड्यूल्स में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब कि ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को हवा से अब्सॉर्ब करते हैं और इसे NH4 यानी कि अमोनियम सब्सटेंस में बदलते हैं, जो कि मिट्टी में अमोनिया ऐड करता है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बढ़ता है। और नाइट्रोजन हमने पहले भी बात की है, क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पौष्टिक तत्व है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसे हर पेड़ में उगने की जरूरत होती है। इसी वजह से आप देखोगे कि यदि हम दालों की खेती करते हैं तो पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता के लिए भी ये उचित स्टेप है और इसी वजह से बार बार माना जाता है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक और हार्ड ट्रुथ बताता हूं। जैसे हम देखेंगे, हम भारत के मैप में देखेंगे तो भारत का मैप जो है, मुख्य एरिया में आप देखोगे जितने भी अच्छे राज्य थे, अच्छे खेती के क्षेत्र थे, जहां पर पहले अच्छी मात्रा में खेती होती थी, वहां पर आज की डेट में क्या हो गया है, राइस या तो वीट की खेती होने लगी है। यदि राइस और वीट की खेती होने लग गई है, मतलब कि जो अदर क्रॉप्स वहां पे उगते थे, जैसे कि पल्सेस, जैसे कि ऑयल सीड्स, इन सभी को वहां से हटना पड़ा। तो उनमें में से ही ये वाला क्षेत्र जो है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र, ये कौन सी नदियों के उससे बना है, हमने बात की है, ये इंडस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी से ये एक प्लेन बना है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। यहां मिट्टी की उर्वरता बहुत ज्यादा है और इसी के कारण ये एक बहुत ही उपजाऊ भूमि है। तो यहां पर इस भूमि में आप देखोगे पहले क्या होता था, पल्सेस होते थे। आप देखोगे यहां पर ऑयल सीड्स उगाया जाता था। अब क्या हुआ, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन, आज हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के डेप्थ में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। यहां पर क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो आज की डेट में यहां पर मुख्यतः वीट लगाया जाता है और जितनी भी उपजाऊ, जो खराब उपजाऊ थी, जो अच्छे से फर्टाइल लैंड नहीं थी, जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वो सारी भूमि में क्या हुआ, पल्सेस और ऑयल सीड्स वहां पर चले गई। तो इसी वजह से आप देखोगे पल्सेस का जो उत्पादन हुआ भारत में कम होते गया, बहुत ज्यादा अच्छे क्षेत्र में पल्सेस का उत्पादन नहीं हुआ। यही स्टोरी आपको सारे के सारे क्रॉप के लिए लगा सकते हो। पल्सेस के लिए आप यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो मिलेट्स के लिए,
ऑयल सीड्स के लिए यूज कर सकते हो। सब के सब में यही केस हुआ कि जो भी अच्छी भूमि थी वो चावल और गेहूं के खेती के लिए उपयोग में आने लगी, और ये सारे जितने भी हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं ये कौन से हो गए, मार्जिनल लैंड्स, जहां पर मिट्टी की उर्वरता कम थी, सिंचाई की सुविधा सही तौर पर उपलब्ध नहीं थी, उन क्षेत्रों में इनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इसका डायरेक्ट असर क्या हुआ, डायरेक्ट असर यह हुआ कि ये सारे क्रॉप्स का उत्पादन समय के साथ कम हो गया, बढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं, या तो सेम रहा या कम हो गया। ठीक है, तो यही बेसिक है। अब यदि हम बात करेंगे पल्सेस में, तो दो मुख्य पल्सेस हैं, एक होता है चना और दूसरा होता है अरहर। ये जो दोनों हैं मुख्य जो हैं दालें जो हैं। अब ग्राम यदि आप देखोगे चना और अरहर, ये जो अरहर है ये है खारीफ क्रॉप, और ग्राम जो है चना जो है एक राबी क्रॉप है, ठंड में लगाया जाता है। अरहर को हम लगाते हैं कहां पर, खारीफ में, यानी कि बरसात के ऋतु में। एक बात समझ में आती है कि पल्सेस एक ग्रुप है जिसे हर सीजन में लगाया जा सकता है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी वजह से जो खारीफ की जो पल्सेस हैं उसमें कौन कौन सी आती है, मूंग आ जाती है, उड़द आ जाती है, तूर आ जाती है, लोबिया आ जाती है। यदि हम राबी की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ जाती है, चना आ जाता है, मटर आ जाता है। इवन यहां पर आप देखोगे जैड में भी कुछ पल्सेस लगाई जाती हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण खारिफ और राबी ही है। थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में आपको दे दूंगा कि कहां पर मुख्य उत्पादकता है। तो सबसे पहले यदि आप देखोगे मुख्यतः कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी यदि आप देखोगे तो ये जो पश्चिम मध्य प्रदेश है इस क्षेत्र को कहा जाता है मालवा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पल्सेस का। इसके अलावा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है, जहां पर विदर्भ और मराठवाड़ा दो क्षेत्र हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा ये जो दो क्षेत्र हैं आज की डेट में दालों का उत्पादन यहां पर अच्छा होता है। इसके अलावा आप देखोगे दो और क्षेत्र यूपी और राजस्थान, इनमें उत्पादन कम होते जाता है। दालों का उत्पादन यदि आप देखोगे सभी राज्यों में लोकल लेवल की कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन बड़े तौर पर मुख्यतः कहां पर होगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही। यदि हम चने की बात करें तो अब देखिए यहां से मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि यहां पर कितना होगा, ये जितने भी क्रॉप्स हम बात कर रहे हैं आज की डेट में 2 से 3% हैं टोटल क्षेत्र में फैले हुए, जहां पर जिसमें खेती हो रही है, बहुत ही कम क्षेत्र है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें क्या पता होना चाहिए कि ग्राम है तो क्या है, एक राबी क्रॉप है। तो राबी क्रॉप में हमें क्या है, क्या हम इसकी खुद से दिमाग लगा के कंडीशंस लिख सकते हैं। राबी है मतलब कि टेम्परेट क्रॉप है, यानी कि ठंडी में लगाया जाता है। ठंडी में लगाया जाता होगा तो अब मुझे तापमान औसत तौर पर मैं देखूंगा तो तापमान 15 से 20 डिग्री चाहिए होगा। ठीक है, जो बारिश चाहिए होगी, वाटरफॉल या प्रेसिपिटेशन जो चाहिए रहेगा वो कम तरफ चाहिए रहेगा, तो 70 से 90 सेंटीमीटर मैं बोल दूंगा, अंदाज के तौर पर मैं लिख सकता हूं, क्योंकि हर क्रॉप का हमें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स जो मैं कम से कम याद करके एग्जाम में एक अच्छा लेवल का, बहुत क्लोज टू द व्हाट इज रिक्वायर्ड मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं आंसर। मुझे क्या याद रखना है, ग्राम कौन सा है, राबी क्रॉप है। बाकी जो जितने भी क्रॉप्स हमने कल पढ़ा था उनकी कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो मेजर हैं, वो कई राज्यों के मुख्य अर्थ मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी में योगदान प्ले करते हैं। ठीक है, ये जो है ये छोटे मोटे क्रॉप्स हैं, ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एरिया देखोगे तो मुख्यतः कौन सा है, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्रों में और ग्राम का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तुर, तो तुर या अरहर कौन सा है, खारीफ है, हमने देख लिया। यहां पर उत्पादन यदि आप देखोगे तो छोटे छोटे क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, यहां पर जो मार्जिनल लैंड है उनमें इनका उत्पादन होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल सीड्स के बारे में। अब देखो ऑयल सीड्स एक ऐसी कॉमोडिटी है जो भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में इंपोर्ट की जाती है। यदि आप देखोगे सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है तेल का होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किस लिए यूज किया जाता है, गाड़ियों को चलाने में। ठीक है, पेट्रोल, डीजल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। अब तीसरे या चौथे नंबर पर जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है वो ऑयल सीड का है।
ऑयल सीड क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। तो ऑयल सीड क्या होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सरसों होता है, सनफ्लावर होता है, सोयाबीन होता है। ये छोटे छोटे जो दाने रहते हैं, इनमें क्या रहता है, मशीन में डाला जाता है। जब मशीन में डालते हैं तो इनमें जो तेल रहता है, आमतौर पर ऑयल सीड में 25 से 40-45% जो होता है तेल होता है। कौन से वैरायटी चूज करें उसके आधार पर। जब मशीन में डालते हैं तो मशीन क्या करती है, उसे टाइटली दबाती है और यहां से आप देखोगे एक में ऑयल निकलता है। और ये जो ऑयल है, यही जो है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी बनती है। कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, कुकिंग का एक माध्यम बनता है। जो हम तेल लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुरकुरे लेस आप खाते हैं, उन सब में क्या रहता है, पाम ऑयल रहता है। ये पाम ऑयल सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, मलेशिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। सोयाबीन ऑयल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। सनफ्लावर ऑयल, कुछ लोग जो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, हेल्थ कॉन्शियस, लाइट के लिए सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। कुछ लोग जैतून का तेल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यूज करते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कुकिंग के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि जितने भी आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, जो मेकअप वाले प्रोडक्ट हैं, उन सभी में यह यूज होता है। जैसे कि आप सनस्क्रीन मान लो, आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ ये ऑयल रहेगा। बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, जैसे कैंडल बनाना, सोप बनाना, परफ्यूम बनाना, उन सब में भी इन ऑयल जो रहता है उसका यूज होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो रहता है केक। जैसे कि मान लो आप गन्ने का जब जूस निकालते देखे होंगे, तो एक तरफ गन्ने का जूस निकल जाता है, उसके बाद गन्ने का जो जूस का जो स्ट्रॉ रहता है वो क्या रहता है, वो एक बड़ा सा सूखा घास जैसा एक एकत्रित कर देते हैं, उसे ही हम कहते हैं केक। ऐसे ही जब ऑयल सीड में से जब तेल निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, तेल निकलने के बाद जो मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो केक के अंडों जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उन्हें हम केक कहते हैं। इसका क्या यूज होता है, इसका सबसे बड़ा जो यूज होता है, ये फॉडर यानी कि चारा के रूप में यूज किया जाता है। ये चारा बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन रहता है। इसी वजह से यहां पर क्या होता है, आप देखोगे कि जब भी ये चारा दिया जाता है, मुर्गियों को दिया जाता है, पिग को दिया जाता है, तो क्या होता है, इससे जो उनका जो फ्लैश रहता है बहुत तेजी से ग्रो करता है। इसी वजह से आप देखोगे दुनिया भर में ऑयल सीड की जो डिमांड है, तिलहन जो क्रॉप्स की डिमांड है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे टॉप कंज्यूमर्स में से एक आ रहा है। इसी वजह से आप देखोगे, फिर से यदि हम इसके बारे में मैं आपको एक स्थिति बताता हूं, तो हुआ क्या, 1980 तक का क्षेत्र यदि आप देखोगे, समय यदि हम बात करते हैं, तो 1980 की दशक से 1990 की दशक में आप देखोगे जितना प्रोडक्शन था, उत्पादन था, उतना ही लगभग क्या था, खपत भी थी। कंजम्पशन और प्रोडक्शन, उत्पादन और खपत दोनों ऑयल सीड्स की एक बराबर थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, 1990 के आसपास से जो ऑयल सीड का जो उत्पादन हो गया बिल्कुल कम होने लगा मतलब उसी स्तर पर रहा, लेकिन जो खपत का रेशियो बढ़ा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन खपत कैसे बढ़ गई, खपत ऐसे बढ़ गई। और ये जो है, ये बड़ी सी डिमांड कहां से करी जा रही है, इंपोर्ट करके, आयात करके इसे पूरी की जा रही है। और इसी वजह से आप देखोगे आज की डेट में सरकार के लिए ये ऑयल को इंपोर्ट करना एक बड़ा सरदर्दी बन चुकी है। बड़ी मात्रा में हमारा जो फॉरेन रिजर्व है इन ऑयल सीड्स के लिए जा रहा है। इसी वजह से क्या किया सरकार ने, सरकार चाहते हैं कि भारत में भी प्रोडक्शन हो ऑयल सीड्स का, और पर्टिकुलरली उन्होंने ध्यान दे रहे हैं पाम ऑयल की तरफ। इस वजह से उन्होंने एक 2020 में मिशन निकाला, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम्स। ये मुख्यतः दो जगह पर, एक जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यानी कि अंडमान एंड निकोबार महाद्वीप में, और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पूर्वी राज्य जो 7 राज्य हैं उनमें ध्यान देके यहां पर ऑयल पाम का जो प्रोडक्शन रहेगा वो बढ़ाएगा। ये करने से क्या होगा, यदि भारत का ऑयल पाम में इंपोर्ट प्रोडक्शन बढ़ता है तो इंपोर्ट कम होगा। तो बात समझ में आ गई। जो पूरा का पूरा ऑयल सीड है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगेन कौन कौन से क्षेत्र में आएगा, तो ये सारे क्षेत्र कौन से हैं, देखो जो मैंने बताया, ड्राई लैंड, जो मार्जिनल लैंड है, जहां पर सिंचाई नहीं है,
जिसकी उर्वरता कम है, उन्हीं क्षेत्रों में क्या है, ऑयल सीड्स आप देखो सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रोड्यूस हो रही है। मुख्यतः यदि हम बात करें ऑयल सीड्स में, तो सबसे ज्यादा जो होता है सोयाबीन होता है। सोयाबीन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दो राज्यों में मिला के 90% सोयाबीन जो है उत्पादन होता है। इनफैक्ट आप देखोगे मध्य प्रदेश में मेरा एक दोस्त है, उसके जो फादर हैं वो सोयाबीन के बहुत बड़े ट्रेडर हैं। तो आप देखोगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जो मंडी होती है ना सोयाबीन की, मध्य प्रदेश में। एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की मंडी आपको इंदौर में मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे एरिया जैसे कि नीमच हो गया, आसपास की मंडियों में सोयाबीन बहुत भर भर के ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर एमपी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो सोयाबीन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो भारत में कंजम्पशन होता है वो किसका होता है? सोयाबीन तेल का ही होता है। अब आप कंडीशन की बात करें तो आप फिर से लिख सकते हो, ये खारीफ क्रॉप है, तो इससे जो टेम्परेचर और वर्षा वाली जो ऑप्टिमम कंडीशंस वाला कर्व आप बना सकते हो, बहुत बार हमने बात कर ली है, बिल्कुल बना लोगे। अगली हम बात करते हैं ग्राउंडनट की। तो ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली, इसका जो मैक्सिमम जो उत्पादन होता है आप देखोगे साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के राज्यों में होता है, जिसमें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आसपास के क्षेत्र आते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः आता है। ये भी कौन सा क्रॉप है? खारीफ क्रॉप है। और खारीफ क्रॉप होने की वजह से जो कंडीशंस हैं आप देख लोगे। ध्यान रखिएगा जब हम ऑयल सीड्स की बात कर रहे हैं और पल्सेस की बात कर रहे हैं तो एक एक इंडिविजुअल क्रॉप को आपको जानने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी कारण से बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो आपको क्या याद रखना है? मुख्यतः बाकी सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्रॉप हैं उनकी डिटेल्स, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, कंडीशन और ग्रोइंग एरिया को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये जो पूरा का पूरा क्रॉप्स वाला पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अगला जो है उसे हम क्या करेंगे, अगले टॉपिक में हम जहां एग्रीकल्चर के अदर एस्पेक्ट्स को हम डील करेंगे वो अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैलेंजेस, क्या क्या मुद्दे, बड़े मुद्दे बनते हैं कृषि में, और यदि आप एक किसान हैं तो भारत के किसान को क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैलेंज है ना वो हम सबको पता है, वो है भारत पे जो मॉनसून है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि आप देखोगे कभी अचानक से बारिश हो जाती है, अभी पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में इतनी ओला गिरा, मेन पार्ट में तो पूरी की पूरी ओला की परत जम गई थी। तो ये क्या हुआ, इससे जो भी किसान जो इस क्षेत्र में था, आप देखोगे जैसे अभी जो हुआ वाटरमेलन, तरबूज की खेती में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। आधे से ज्यादा जो तरबूज के पेड़ लगे हुए थे, जो छोटे पेड़ थे, उनका सारा का सारा प्रोडक्शन खराब हो गया, वो पेड़ मर गए। तो क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से अचानक से बारिश हो जा रही है, कभी बारिश हो नहीं रही है, इससे क्या हो रहा है, जो कृषि में उत्पादन है उसमें बहुत हद तक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और ये और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक तब हो जाता है क्योंकि आप यदि भारत को देखेंगे तो भारत में 2022 में यदि देखें तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको लेटेस्ट डेटा कोट कर रहा हूं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 55% ही जो खेती का क्षेत्र है वो सिंचाई वहां पर उपलब्ध है। मतलब कि 45% से ज्यादा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी सिंचाई उपलब्ध नहीं है। हम जियो का नेटवर्क पूरे के पूरे देश में कोने कोने में पहुंचा दिए हैं, लेकिन जो सबसे गरीब किसान हैं उनमें अभी तक सिंचाई की बेसिक सुविधा भी नहीं दे पाए हैं। सोचने की बात है। ठीक है, और तो और कुछ इलाके में आपको पर्टिकुलरली उदाहरण के तौर पर देता हूं, जैसे कि प्रॉब्लम कहां होती है। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं भारत का मैप, यदि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, देखिए आपको एक बात समझना आएगा कि मैं बहुत सारे डायग्राम्स बनाता हूं। मैं डायग्राम्स क्यों बनाता हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ज्योग्राफी का पेपर है। ज्योग्राफी के पेपर में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप डायग्राम्स बनाओ। बहुत लोग, बहुत टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बिना डायग्राम बनाए सबका सब ऐसे ही पढ़ा दिए। नहीं, भूगोल में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप मैप्स का यूज करिए, डायग्राम्स का यूज करिए। जो मैं डायग्राम्स बना रहा हूं, आप छोटे छोटे डायग्राम्स अपने आंसर में मेंस के समय बिल्कुल बनाइए, आपको जरूर कुछ अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो
ये हमेशा आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। यदि आप सोचेंगे मैं डायरेक्ट एग्जाम में बना लूं, नहीं बनेगा भैया, पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में कंस्ट्रेन टाइम में बनेगा। अब देखिए मैं कुछ क्षेत्र बताता हूं, जैसे कि ये है बिहार, ठीक है, बिहार का क्षेत्र। बिहार के क्षेत्र में मैं आपको एक खास बात बताता हूं, जो बिहार है वहां पर हर साल ऐसा होता है कि जो नॉर्थ बिहार रहता है, ठीक है, उत्तरी बिहार, वहां पर बाढ़ आती है। हर साल वर्षा ऋतु के मौसम में आप देखोगे उत्तरी बिहार में बाढ़ आई रहती है। वहीं आप दक्षिणी बिहार देख लो, उसी समय जब उत्तर बिहार में बाढ़ आई रहती है, वहां पर आप देखोगे दक्षिण बिहार में सूखा पड़ा रहता है। यानी कि हमारे एक ही राज्य में, भारत का एक ही राज्य है बिहार, जिसमें उसी समय मात्र कुछ 100 किलोमीटर दूर है, 200-300 किलोमीटर दूर है, उसी समय ऊपर तरफ, उत्तर तरफ क्या आ रही है, बाढ़ आ रही है, दक्षिण तरफ सूखा पड़ा है। क्या सिर्फ ये बिहार की बात है? नहीं। आ जाओ यहां पर जैसलमेर। जैसलमेर सबसे गर्म क्षेत्र है। इन क्षेत्र में आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको? अचानक से बहुत ही सूखा पड़ा हुआ है, अचानक से बारिश आई और बारिश होगा तो आप देखोगे बाढ़ आ गई। तो आप देखोगे हर साल 2017, 18, 2021 में आप देखोगे राजस्थान में एक ट्रेंड हो रहा है जहां पर अचानक से बारिश तेजी से होती है और फिर बाढ़ आ जाती है। बात समझ में आई? ये ट्रेंड कंटिन्यू हो ही रहा है, ठीक है। एक है, यदि हम बात करें, सिर्फ यहां की बात है नहीं, यहां पर आ जाते हैं मेघालय में एक जो सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, वो कौन सा है? मौसनराम। ये हमने पढ़ा है, ठीक है, मौसनराम है। उसके बाद आता है चेरापूंजी, ऑरेंजेस के लिए फेमस है चेरापूंजी। अब देखो मौसनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, एनुअली 1100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। फिर भी आप देखोगे बारिश के बस कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, 30 से 40 दिन बाद आप देखोगे मौसनराम चेरापूंजी में सूखा पड़ जाता है। क्या दर्शा रहा है? यानी कि ना सिर्फ एक अचानक से अनप्रिडिक्टेबिलिटी आई है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है, बट एक ही समय में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो ये भारत के किसानों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बात समझ में आई? दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो जो उत्पादकता है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है, भारत में बहुत ज्यादा कम है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि यदि हम गेहूं की बात, चावल की बात करें, तो चावल में भारत में 1 हेक्टेयर में आमतौर पर कितना होता है? 3.1 टन के आसपास का उत्पादन होता है। यानी कि एक एरिया है, एक खेत है, मान लो ये 1 हेक्टेयर का है, तो भारत में इससे एवरेज में किसान 3.1 टन ऑफ चावल उत्पादन कर लेगा। लेकिन आप यदि यही फिगर चाइना में देखो तो जानते हो चाइना में कितना निकल जाएगा? 6.7 टन, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। तो क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, या हम सही तरीके के फर्टिलाइजर्स नहीं दे रहे हैं, सही तरीके के इनपुट्स नहीं दे रहे हैं, या कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। यानी कि चाइना का किसान हमसे दुगना उत्पादन उतनी ही भूमि से निकाल ले रहा है। चिंता का विषय है, ठीक है। यह है, सिर्फ चावल की बात नहीं है। यदि मैं बात करूं, आप जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरा उदाहरण दे देता हूं, मान लो आप गेहूं की बात करते हो, तो गेहूं में यदि आप थोड़ी सी जो चावल से कंपैरिजन होता है, थोड़ा सा जो इसकी उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, कम होती है। इंडिया में यदि आप देखोगे तो 2.9 टन करीब निकल जाता है, किसान निकालता है 1 हेक्टेयर जमीन से। वहीं यदि आप कुछ भूमि, कुछ कंट्री जैसे कि फ्रांस में देखोगे तो ये फिगर 7.4 टन है। यानी कि कितना? 2.5 से 3 गुना ज्यादा जो है उत्पादन निकाल रहे हैं। चाइना वाले भी इसमें 4-4.5 टन निकाल रहे हैं। मतलब कि उतनी ही भूमि से इनका जो उत्पादन है बहुत ज्यादा है। ये एक बड़ा चैलेंज है और इसे सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना क्या होगा? जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्या होगा? फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लेकिन भूमि तो नियमित है, भूमि लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमें बढ़ती जनसंख्या के पेट को भरना है तो उपयुक्त भूमि, जो गिवन लैंड है, उसी में से उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे यदि आप बात करो तो वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप एक एनएसओ का सर्वे हुआ, एनएसओ का सर्वे 2018 या 19 में हुआ। इसमें कहा गया, एक सर्वे हुआ नाबार्ड का, नाबार्ड का सर्वे 2018 का है।
ये है 2019 का, ठीक है, एनएसओ का सर्वे। नाबार्ड का सर्वे जो बोलता है और एनएसओ का सर्वे बोलता है, एनएसओ का सर्वे ये बोलता है कि 10,000 के आसपास कुछ इनकम होती है किसान के परिवार को, यानी कि 4 से 5 लोगों की जो आय होती है एक घर में जो खेती करते हैं उनकी 10,000 रुपए होती है। वहीं नाबार्ड का डेटा कुछ 8,200 रुपए कुछ बोलता है 5 लोगों की फैमिली में किसान की इनकम होती है। तो क्या ये एक अच्छी इनकम है? 10,000 में होता क्या है, समझ रहे हो? यानी कि अब मुझे खेती करना होगा, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना होगा, तो क्या मैं अच्छे बीज ला सकता हूं? क्या मैं सिंचाई कर सकता हूं? कोई भी इनपुट लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। तो बिकॉज इंडिया के जो किसान हैं बहुत ज्यादा गरीब हैं, और बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो अपनी भूमि में अपने कृषि के संसाधनों पर और ज्यादा पैसा नहीं लगा पाते हैं। इससे क्या होता है, वो एक साइकिल में फंसे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं, उदाहरण के तौर पर फिर से एक डायग्राम बना के समझते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, जो है पुअर फार्मर, यानी कि एक गरीब किसान हुआ। अब गरीब किसान हुआ तो क्या हुआ, इसकी जो आय हुई, इनकम जो हुई बहुत कम हुई। अब इनकम कम हुई तो क्या हुआ, इसकी जो इन्वेस्टमेंट, जो ये संसाधनों में इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी हुई, वो क्या हुई, बहुत ज्यादा कम हुई। तो इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी कम हुई तो क्या हुआ, रिटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि से जो उत्पादन और जो पैसा मिलेगा वो भी बहुत कम मिलेगा। और यदि कृषि से उत्पादन कम मिलेगा तो वो हमेशा ही जीवन भर गरीब रहेगा। तो ये साइकिल होती है, इसे कहा जाता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि एक गरीबी की साइकिल में किसान फंसा रह जाता है। बात समझ में आई? इस तरीके के डायग्राम आप छोटे में बिल्कुल बना सकते हो, मेंस में जरूर अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीजें बताई। और इसको दूसरे देखने का पहलू क्या है, ये कर्व हमने, याद कीजिए, ये हमने जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन देखा था तब हमने इस कर्व को पढ़ा था। हमने देखा था कि यदि हम अर्थव्यवस्था में देखें तो खेती का कितना योगदान है, 17 से 18% योगदान है। वहीं पर यदि हम देखें कितने प्रतिशत लोग इसमें रोजगार में हैं, तो एग्रीकल्चर जो है 47 से 48% लोगों को रोजगार देता है। हमने लेटेस्ट फिगर के आधार पर देखा था 45% है, जो हमने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का 2021 का डेटा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो यानी कि आप देखो 45% जो जनता है वो खेती में है, और उनको कुल भारत की कितनी आय मिल रही है, 18%। यानी कि, और यहीं दूसरी तरफ देख लो, यदि हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सर्विस सेक्टर में क्या है, 27-28% लोग हैं, उनको 57% आय मिल रही है। यानी 28% लोग अपने से दुगना, लोगों का दुगना आय पा रहे हैं। यानी कि एक छोटी सी सर्विस सेक्टर में जो आय मिलती है वो ज्यादा मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, एक बात साबित हो रही है कि यदि हम कृषि के बारे में बात करें तो कृषि, एग्रीकल्चर या फार्मिंग बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ज्यादा पैसा कमाने का तरीका नहीं माना जा रहा है। इसी वजह से आप देखोगे जितने भी किसान के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, आज की डेट में वो खेती नहीं करना चाह रहे हैं। इसी तौर पर जितने भी नए हैं, जैसे किसान का बेटा, डॉक्टर का बेटा नॉर्मली क्या बनना चाहता है, डॉक्टर। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह रहा है। और आप इसी तौर पर यदि आप एवरेज एज देखोगे किसान की, एवरेज एज इंडिया में जानते हो किसान की क्या है, 50 ईयर्स। यानी कि कुछ सालों में किसान की एज लगातार बढ़ते जा रही है, जबकि एवरेज इंडियन की एज कितनी है, ये तो मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं कि 65% जो जनता है 35 साल से कम के हैं। यानी कि हमारी एवरेज एज एक्चुअली देखें तो 29 या 28 वर्ष कुछ है। वहीं पर हमारे किसान की एज 1.25 या 2 गुना से थोड़ी सी कम ज्यादा है। समझ रहे हो, ये एक बड़ा विषय है। ये एक सोशल कॉस्ट को भी उठाता है कि यदि आगे कोई फार्मिंग को नहीं उठाएगा, कोई खेती नहीं करेगा, तो मुद्दा क्या होगा, तो हमें खाने कहां से मिलेगा, खाने का जो हमें खाने के लिए क्या मिलेगा यदि कोई खेती ही नहीं करना चाहता है। एनीवे, इसमें ज्यादा बात नहीं करते। अगली हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। अब देखिए, इसके बारे में एक बात बताता हूं। मान लीजिए एक किसान है, ये है राम, इसके पास है 10 एकड़ की जमीन।
अच्छी खासी जमीन है। अब राम के क्या हुए, 5 बच्चे हुए, ठीक है, 5 बच्चे हुए। तो इसका मैं अभी नाम आसान करने के लिए ABCDE रख दिया। तो उसने क्या किया, राम ने अपने बच्चों में भूमि को डिवाइड कर दिया। तो ये जो 10 एकड़ में इन्होंने क्या किया, 5 भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ इस प्रकार। तो सब ABCD को कितनी भूमि मिली, 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 एकड़ हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सब ABCD के फिर से 2-2 बच्चे हर के हो गए। अब इन्होंने फिर से आगे भूमि का डिवीजन कर दिया। तो अब ABCD के बच्चों को कितनी भूमि मिली, 1 एकड़। क्या 1 एकड़ कोई बड़ा पोर्शन है, बहुत ही छोटी हो गई जमीन। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत में किसान में, यदि खेती में बात करें। तो क्या हुआ है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, तो क्या हो रहा है, भूमि का जो है आपस में बंटवारा होते जा रहा है फैमिली में। और इस बंटवारे की वजह से जो एवरेज भूमि की साइज है वो क्या हो रही है, गिरते जा रही है। इनफैक्ट एवरेज साइज 1.2 हेक्टेयर मान लो, इतनी ही भूमि है। और आप मुख्य तौर पर देखोगे तो 86% जो किसान है भारत में, वो या तो स्मॉल है या तो मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत होता है। स्मॉल मतलब 2 हेक्टेयर से कम खेत होता है, यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में खेत होता है। तो ये जो होता है स्मॉल एंड मार्जिनल, सीमांत और छोटे। मार्जिनल मतलब सीमांत किसान। अब इस दुविधा से क्या होता है, जैसे ही किसान में क्या हुआ, खेत छोटे हो गए, तो क्या हो गया, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उत्पादन की जो आय है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है। मार्केट में सामान पहुंचाने की कॉस्ट बढ़ जाती है और इनके लिए ये अमाउंट सफिशिएंट नहीं है। एक और मुद्दा आता है, अभी हमने क्या किया कैलकुलेशन के लिए कि ये जो राम का 10 एकड़ का फार्म था वो हमने ABCD में इक्वली बांट दिया और सबको एक ही जगह दिया। वास्तव में ऐसा नहीं होता। A को 2 एकड़ यहां मिल गया, B को यहां मिल गया, C को यहां मिल गया, थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन A को फिर यहां मिल गया, फिर यहां B को मिल गया, यहां C को मिल गया, D, यानी कि A के पास यहां पर खेत हो गया, यहां पर खेत हो गया। खेत जो है एक जगह में नहीं है, वो अलग अलग जगह पर है। इस वजह से क्या हुआ, जब ऐसा केस होता है तो आप देखोगे यहां पर उसे अलग लेबर लगाना पड़ा, ठीक है, यहां पर ट्यूबवेल अलग लगाना पड़ा, जो है कुआं अलग खोदना पड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसे सुपरवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आमतौर पर ये जो छोटी सी भूमि है, इसे वो क्या करता है, छोड़ देता है और वो खाली पड़ी रह जाती है, कोई भी उत्पादन नहीं लिया जाता है। अब इसी वजह से छोटे छोटे में जब बंटवारा हो जाता है जमीन का, तो किसान क्या करता है, मशीनरी खरीदता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे खेत में मशीनरी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाती है। बात समझ में आई। ये एक और बड़ा मुद्दा है जिसमें क्या हो रहा है, लैंड अलग अलग तरफ बटी जा रही है। तो जरूरत क्या है, लैंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब आगे क्या हो, इन सारी भूमियों को एक साथ जोड़ा जाए, ठीक है। इस तरीके का कुछ प्रोग्राम जरूरी है। एक बड़ा मुद्दा और मैं आपको बताता हूं जो भारत के किसानों को या एग्रीकल्चर क्षेत्र में फेस करना रहता है। मान लो वापस आ जाते हैं राम के खेत में, या मान लो एक फादर है, लेट्स से दिस इज फादर, ये फादर का खेत है, अच्छा खासा खेत है, 10 एकड़ का खेत है, या मान लो अभी के लिए 1 एकड़ का खेत है। अब फादर के साथ क्या होता है, इनकी जो वाइफ रहती है मदर, ये भी खेती करती हैं। इनके 3 बच्चे हैं, राम, श्याम, घनश्याम, तीनों मिलके खेती करते हैं, ठीक है। तीनों मिलके अच्छा खासा उत्पादन कर लेते हैं। मान लो अच्छे खासे वो हैं, मान लो 5 टन का उत्पादन कर लेते हैं 1 एकड़ भूमि से ही। अब यदि ये उत्पादन हुआ, अब देखा क्या जाता है, यदि इस पूरी की पूरी सिचुएशन से मान लीजिए हमने श्याम और घनश्याम 2 पढ़े लिखे आदमी थे, उन्हें अच्छे जगह नौकरी मिल गई, तो उन्होंने क्या किया, श्याम और घनश्याम खेत से निकलकर नौकरी करने लग गए। तो जानते हो तो इनका प्रोडक्शन कितना रहा, इनका प्रोडक्शन हो गया 4.9 से 5 टन, यानी कि उत्पादन में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई, थोड़ी सी कमी आ सकती है, ज्यादा कमी नहीं आई। इस केस को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब क्या होता है, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, बताता हूं इसका मतलब, इज इक्वल टू 0, यानी कि
हम घनश्याम और श्याम को जब निकाल दिए तो भी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। यानी कि इनका जो योगदान है पूरी की पूरी उत्पादन क्रिया में बहुत ही कम था, बहुत ही लिमिटेड था। इसी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता में इनके हटने से कितना प्रभाव आया, बहुत ही कम आया, शून्य के बराबर आया। इसे ही कहा जाता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब हुआ क्यों, जबरदस्ती क्यों घनश्याम और श्याम यहां पर काम कर रहे थे? रीजन क्या था? यहां पर गांव में कोई भी और काम करने का जरिया नहीं था, कोई भी रोजगार का स्रोत नहीं था। तो क्या हुआ, जितने भी घर के लोग हैं सब मिल गए, खेती कर लो भैया। अब क्या हुआ, यहां पे इस फैमिली में ये अच्छा था, श्याम और घनश्याम पढ़े लिखे थे, इन्हें जैसे ही रोजगार का दूसरा सोर्स मिला ये हट गए। तो इससे क्या हुआ, इनकी आय बढ़ जाएगी, क्योंकि श्याम अलग पैसा कमा रहा है, घनश्याम अलग पैसा कमा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। समझ में आई बात? इसे ही कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और भारत में आप देखोगे एग्रीकल्चर में ये जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा है। घर के जितने भी लोग हैं खेती में लग जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से उत्पादन में कोई भी उन्नति नहीं होती है, बल्कि अवनति होती है या बराबर रहता है। अब इससे होता क्या है, इससे हो ये रहा है कि जो टोटल फैमिली की इनकम है वो क्या हो रही है, वो घट जा रही है, आय घट जा रही है। क्योंकि बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, बाकी जो लेबर है, यदि बाहर जाते तो उन्हें अच्छा खासा कमा सकते थे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा होता है वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो मैं फिर से आपको एक केस स्टडी के माध्यम से बताता हूं। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण लेते हैं, तो ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है। यहां पर छत्तीसगढ़ का भी मैप बना सकते हो आप। दक्षिण छत्तीसगढ़ का है, ये है बस्तर का जिला। अब देखो बस्तर और सुकमा के जिले से आप देखोगे लोग ना, जो ट्राइबल लोग होते हैं, आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम के जिला और आसपास के जिले में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहां पर इन्हें जो मिर्ची होती है ना, मिर्ची की खेती करते हैं, तो मिर्ची को जब तोड़ना रहता है तो बस्तर के ट्राइबल्स लोग पैदल जाते हैं और ये आंध्र प्रदेश में जाके मिर्ची तोड़ते हैं, वहां 2-3 महीना काम करते हैं, उसके बाद वापस अपने गांव आ जाते हैं। बाकी गांव में ये थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम करते रहते हैं। बहुत बार आप ऐसे ही किसान के केस में देखोगे, जब बोना रहता है या फिर हार्वेस्टिंग का सीजन रहता है, जब काटना रहता है, इन द सोइंग सीजन, बोने के सीजन में और हार्वेस्टिंग के सीजन में क्या होता है, लेबर रिक्वायरमेंट अच्छी खासी होती है, उस समय इनको काम मिलता है, बाकी के 8-9 महीने इन्हें काम नहीं मिलता। तो ये एक बड़ी समस्या है, यानी कि मौसम के तौर पर, ऋतु के तौर पर इनका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। एक और बात करते हैं, बड़ी समस्या है, वो है डिग्रेडेशन। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखो एक बड़ा ही जो मुद्दा है, हमने 1-2 टॉपिक में कवर भी किया है, वो ये है कि जैसे ही हम एक सॉइल है या एक लैंड है, एक जमीन को हम बार बार उस पर खेती करते हैं, तो क्या होता है, कल्टीवेशन के साथ उस भूमि की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, वो कम हो जाती है। इसके बाद हमें क्या करना रहता है, हम नेचुरल तरीके से यदि हम कोई चीज नहीं डालते हैं तो भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप खेती सालों दर पर करते जाओगे, सालों साल करते रहोगे, तो भूमि की उर्वरता तो कम होगी ही होगी। तो ये तो नेचुरल है। पर इसमें आता है इंसान। इंसान बिना उंगली किए रहता कहां है, वो और ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उदाहरण के तौर पर देता हूं, जैसे याद कीजिए हमने सिंचाई करी, इरिगेशन की बात करी, तो इरिगेशन में क्या करते हैं, हम भर भर के पानी डाल देते हैं। जब पानी भरता है तो हमने फैक्टर याद कीजिए, मिट्टी की जब हमने होराइजन पढ़े थे तो मैं आपको बताया था, जब पानी भर जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर जो है बहुत सारे सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लवणीकरण। लवणीकरण ऑफ मृदा। मृदा की लवणीकरण के कारण क्या होता है, मृदा की उर्वरता घट जाती है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि हम फर्टिलाइजर डालते हैं, हम आमतौर पर आजकल केमिकल्स डालने लग गए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, गोबर खाद, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये सब नहीं डालते। तो लंबे समय तक खेती करने के लिए क्या होता है, यदि हम ये सब तत्व भी ना डालें तो मिट्टी की उर्वरता कम होते जाती है, जिसकी वजह से
जो आज की डेट में आप देखोगे मिट्टी बहुत ज्यादा खराब होते जा रही है और आगे जो केमिकल रसायनों की जरूरत होती है और ज्यादा चाहिए होती है। ये एक बड़ा इशू पर्टिकुलरली आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के बेल्ट में आ रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है कि सब तरफ बोरिंग के लिए क्या किया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। जब सब्सिडी दी जा रही है तो जो फार्मर रहता है बिना सोचे समझे पानी चला रहा है। अब ये पानी कहां से आ रहा है, ये पानी आ रहा है ग्राउंड वाटर, भूजल से आ रहा है। तो धीरे धीरे जो भूजल है वो क्या हो रहा है, उसका जो लेवल है नीचे गिरता जा रहा है। और इनफैक्ट जहां ज्यादा ये ऐसे बोरिंग हुए हैं वहां पर, जैसे मान लो आप पंजाब हरियाणा वाले जो एरिया हैं वहां पर आप देखोगे अंडरग्राउंड वाटर टेबल का लेवल 50 से 60 मीटर तक चले गया है। मैं अभी जहां पर रह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर के पीछे तालाब है और मेरे घर में आप मानोगे नहीं 5 मीटर के नीचे ही पानी आ जाता है। इतना और भी कम हो सकता है बल्कि, लेकिन इतना कम है। यानी कि पंजाब हरियाणा में इसे 10 गुना से भी ज्यादा नीचे जाना पड़ा है तब हमें पानी मिलेगा। आप समझ रहे हो पानी का स्तर कितना नीचे चले गया है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं और चीजों की, तो हम जो है सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर भूजल का खराब उपयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे के पूरे जल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। फिर से उदाहरण देता हूं, राइस चावल की खेती में, यदि आप चावल की खेती में देखोगे तो 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए भारत जो है 2300 से 2500 लीटर का पानी यूज करता है। यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना 1500 से 1600 लीटर पानी का प्रयोग करता है। बात समझ रहे हो, यानी कि हमने चावल के केस में चाइना और भारत के बीच में जब कंपेयर किया चीन और भारत के बीच में, तो हमने देखा कि चीन कम पानी में ज्यादा उत्पादन करता है, भारत ज्यादा पानी में क्या करता है, उत्पादन कम कर रहा है। क्या दिखा रहा है, ये चाइना की एफिशिएंसी दिखा रहा है, चाइना हमसे ज्यादा एफिशिएंटली खेती कर रहा है। बात समझ में आई, एक बड़ी समस्या है। अगला मुद्दा मैं आपको फिर से बताता हूं पानी को लेकर, यानी कि सिंचाई में यदि आप देखोगे तो मात्र केवल कुछ क्रॉप्स हैं, जैसे कि जिसमें सबसे नंबर 1 आता है राइस। आप देखोगे राइस के अलावा आता है शुगर केन। ये कुछ 4 से 5 है, जितने भी बागवानी क्रॉप्स हैं सारे के सारे ये 4-5 क्रॉप्स में ही आप देखोगे 90% ऑफ जो सिंचाई है भारत की वो इन 4-5 क्रॉप में ही है। तो बाकी जितने क्रॉप हुए, ऑयल सीड्स, पल्सेस, मिलेट्स, इनमें क्या हुआ, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमने पूरा का पूरा जो जल सिंचाई का है वो मात्र गिनती के 2-3 बड़े क्रॉप्स में दे दिया और उन्हीं में ही हम खेती कर रहे हैं और बाकी सारे के सारे क्रॉप्स को हमने इग्नोर कर दिया। बात समझ में आई। इसके अलावा किसान में एक और बड़ा मुद्दा है, वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। क्या होता है ये, जैसे कि मान लो हमारे मैं अंबिकापुर के पास का एक स्थिति बताता हूं। यहां आसपास बहुत सारे लोग आजकल देखोगे खेती करने लगे हैं सब्जियों की। तो यदि सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप सब्जी के केस में मानो 40% जो वेजिटेबल रहती है ना वो खराब हो जाती है। तो क्या यदि कोल्ड स्टोरेज यहां पर उपलब्ध होता, यदि मार्केट सरकार आसपास डेवलप करती तो इतने प्रतिशत सब्जियां खराब होती नहीं होती। तो क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार और हम लोग एज अ कलेक्टिव सोसाइटी किसानों को कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे कि मार्केट, जैसे कि स्टोरेज यूनिट, जैसे कि यदि खराब होने का है तो वहां पर उसे प्रोसेस कर दिया जाए, ऐसी सुविधाएं देने में असमक्ष रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, किसान में, खेती में एक बड़ा नुकसान हो रहा है, जो अब सब्जियों के केस में 40% तक का नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। ये एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। बट आज का टॉपिक जो हमने टारगेट किया था कि खत्म करेंगे, वो हम जरूर खत्म करेंगे। मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूं। 2 से 3 घंटे बाद मैं एक सेकेंड वीडियो अपलोड करूंगा आज ही के लिए, जहां पर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स भी उठाएंगे और हम एग्रीकल्चर को आज खत्म कर देंगे। कल से हम दूसरा टॉपिक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।